हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएससी स्टडी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल नंबर 22। ऐसे आपको पता होगा कि हमारे जितने पिछले वीडियोस हैं जो कि संविधान पर बनाए गए हैं, उसमें लगभग 1 से लेकर के 19 तक, 19 के बाद 1 से लेकर 18 तक और 19 से लेकर 21 तक मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है अच्छे से। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद नंबर 22 को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल नंबर 22 में क्या बोला गया है, इसका मतलब ये किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद नंबर 22 है, इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर कोई मतलब पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उसके ऊपर कई तरह के नियम कानून हैं कि गिरफ्तार करने का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होगा कि वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, क्या आप अपने लिए रक्षा या अपने सुरक्षा पर कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बताएं तो अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको कितने प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर छोड़ा भी जा सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे इससे आपको 2 तरीके से किया जा सकता है। 2 तरीका में सबसे पहले आता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। ये जो नियम है ये आपके अपराध के बाद लगता है, यानी कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर कोई आपने अपराध किया है तो उसके बाद आपके ऊपर ये एक नियम प्यूनिटिव डिटेंशन लगा दिया जाता है और उसके अनुसार आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है। दंडात्मक निरोध का मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन। आप समझ रहे होंगे ध्यान से, और ध्यान दीजिएगा। इसमें है सबसे पहली बात कि उसमें आपको वारंट दिखाया जाता है, यानी कि अगर वो गिरफ्तार करने के लिए आया है, अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आया है आपके घर पे, तो आपको वो वारंट दिखाएंगे। वारंट के बाद ही उसमें बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको रीजन दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर वारंट में कोई ना कोई रीजन तो होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं अपराध किया है या कर चुके हैं तो उस अपराध का रीजन बता करके, यानी वारंट जारी किया जाता है मजिस्ट्रेट की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से, और फिर आपको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए वारंट होता है, एक वारंट के अनुसार ही आपको गिरफ्तार किया जाता है, रीजन बताया जाता है कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। अब दूसरा नियम इसमें क्या आ जाता है कि 24 घंटे तक अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो 24 घंटे तक आपको थाने में रख सकती है। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब कि पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। 24 घंटा से ज्यादा आपको नहीं रख सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट जो है वो 2 तरीके से है। एक प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि दंडात्मक निरोध, दूसरा है निवारक निरोध। तो दोनों एक साथ मिक्स करके बताने से आपको समझ में आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग आगे अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें अपराध के बाद ही आपको गिरफ्तार किया जाता है और इसमें नियम वारंट दिखा करके यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक आपको पुलिस अपने थाने में रख सकती है, क्योंकि थाना तो थाना है, वहां पे नहीं रहने का, ना खाने का, ना पीने का, किसी तरह का चीज आपके सामने नहीं होता, यानी कोई सुविधा वहां नहीं होता। और ऑब्वियसली आपको थाने में सुविधा क्यों मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपराध किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो थाना में जिसको ले जाया गया वो अपराध ही किया हो, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा देर के बाद समझ में आ जाएगा कि बिना अपराध के भी उसको कई नियम या कानून के तहत उसको थाने ले जाया जाता है। ठीक है, तो वारंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना वारंट का भी गिरफ्तारी किया जा सकता है, यानी कि अगर ऊपर से ऑर्डर है कि आपको ले जाया जाए तो आपको उठा के ले जाया जा सकता है। उसका रीजन दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भारी अपराध किया, भारी अपराध यानी कि बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो बड़े क्राइम में वो लगता है, ना कि ये लगता है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे वारंट के बारे में, यानी कि रीजन बताया गया, और 24 घंटे ज्यादा आपको नहीं रख सकता है। अगर 24 घंटा से ज्यादा रखा जाएगा या रखता है आपको थाने में, तो पुलिस को जज के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने उसको बताना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है।
और उसको पूरा का पूरा रीज़न सही समय पे, यानी कि आपने कब गिरफ्तार किया और आपने इसको कब तक रखा है, इस पर भी, क्योंकि पुलिस रिमांड में पता है कि बहुत डंडा पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा, जिसको पढ़ा होगा उसको तो पता होगा, ठीक है। वकील की अगर बात करें तो यहाँ पे वकील नहीं, लॉयर जो जिनको या जिसको गिरफ्तार किया जाता है, वो उसको पूरा राइट है कि वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। अगर वो अफोर्ड करता है तो अपने पसंद का वकील, यानी कि महंगा वकील, समझ सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा वकील रख सकता है अपने पसंद का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वकील के बारे में क्या बोल रहे हैं। वकील, एक अच्छा वकील रखा जा सकता है। कौन सा वकील? जो उसके केस को लड़ सके, अच्छे से उसके बातों को समझा सके और मजिस्ट्रेट के सामने रख करके उसको उस दंड के जिसने वो नहीं किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके मतलब कि कहा था सबूत और गवाह के आधार पर उसको छुड़ाया जा सके, यानी कि प्रोटेक्शन कर सकता है उसको अरेस्ट करने से, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर उसने अपराध नहीं किया है तो, और गलतफहमी में उसको अरेस्ट कर लिया गया, तब ऐसे केस में वकील उसके लिए लड़ सकता है। अगर सरकारी वकील रहा तो आपको पता है कि सरकार की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से वो काम शायद ना करे, मे बी, तो इसलिए राइट है, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना वकील को रख सकता है। कौन वकील? जो उसको भी पसंद हो वो अपना वकील को रख सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन में ये 3 है। 3 का मतलब हो गया, चौथा भी तो होगा, यानी कि ऐसे कहा जाता है कि 4 से 7, 3 के बाद 4 से 7 जो है उसके बारे में यही आर्टिकल नंबर 22 में इधर मतलब निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसको क्या किया गया है, रखा गया है, और आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके तरफ कि इसमें क्या हुआ। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। ये अपराध के पहले लगाया जाता है। अब ये नियम कौन सा है जो अपराध के पहले, यानी अपराध उसने किया ही नहीं है उसके पहले उसके ऊपर वो कानून लगा के उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट का मतलब बहुत सारा नियम है यहाँ पे, आप समझिए ध्यान से। अभी हम लोग दोनों को फिर से एक बार मिक्स करके समझेंगे ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। आपको ये थोड़ा बहुत अभी क्लियर हो गया होगा या फिर पूरा भी हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके बाद ये अगर अपराध करता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए ये ऑप्शन इसके पास है। अगर उसने अपराध किया नहीं है तो वो बच सकता है अरेस्ट से। चलिए निवारक निरोध का बात करें तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इसमें जो नियम है ना, ये ध्यान से समझिएगा, जो निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो अपराध के पहले लगाया जाता है, ये नियम इसलिए लगाया गया, ये कानून लगाया गया। आपको पता होगा कि आपने पहले के समय में सुना होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। तो हमारा भारत आज़ाद होने से पहले एक रॉलेट एक्ट था, कानून था, जिसका विरोध पूरा भारत में सभी लोगों ने किया था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था और सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इस रॉलेट एक्ट का जोर शोर से विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें बिना वारंट के, बिना किसी मुकदमे के सीधे उसको जेल में भेज दिया जाता था, उसको कैद करके उसको रखा जाता था, जिसकी वजह से बिना वारंट बिना सुनवाई के पता नहीं चलता था कि वो सच में मतलब कि वो अपराधी है या नहीं है। तो आपको लगता होगा कि भाई इसको फिर इसमें क्यों जोड़ा गया। तो अब रॉलेट एक्ट का ही एक प्रारूप टाइप का है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अपराध के पहले ये लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है? कुछ एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। जैसे भारत देश में जब 370 धारा को हटाया गया, ठीक है, तो उस समय कई जगहों पे मतलब कि कर्फ्यू वगैरह और अन्य चीज़ों को लागू कर दिया गया था। लेकिन आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। अब नज़रबंद का मतलब क्या होता है? नज़रबंद का मतलब आपने सुना होगा कई बार, उसको हम लोग हाउस अरेस्ट बोलते हैं। या फिर यही कानून लगाया गया बिना वारंट के उसको 3 महीने तक जेल में ये रखा जा सकता है। जेल यानी कि मतलब अरेस्ट करके रखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि बिना वारंट के उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अपराध के पहले ही पता चल गया था कि अगर वो रहा या अगर वो अवेलेबल वहाँ रहा तो अपराध बढ़ सकता है, दंगा भड़क सकता है, गलत भाषणों की वजह से दंगा भड़क सकता है या अन्य चीज़ों से कुछ गलत भी हो सकता है। तो सरकार को अगर ऐसा लगता है कि वो उसके रहने से अगर देश का सुरक्षा पर आँच आ सकती है तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। हाउस अरेस्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाउस अरेस्ट का मतलब कि उसको गिरफ्तार करके प्रताड़ना करना नहीं, उसको अरेस्ट करके बाहरी दुनिया से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। डिस्कनेक्ट का मतलब वो उसको पता ही नहीं चलता है
जैसे आपने बिग बॉस देखा होगा ना, वैसे ही बिग बॉस में क्या होता है, घर में क्या हो रहा है सबको पता है, बाहरी से उसको काट दिया जाता है। हालांकि ये बिग बॉस वाला कहानी नहीं है, वो टीवी सीरियल क्या है वो भी समझें आप। लेकिन यहाँ हाउस अरेस्ट का मतलब हो गया कि उसको न ही मोबाइल फ़ोन, न ही इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन नहीं तो इंटरनेट नहीं है, ठीक है, न ही पेपर, न ही कोई चीज़, न ही शायद टीवी भी नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको गैजेट से दूर रखा जाता है। 3 महीने, यहाँ तक तो 6-6 महीने तक उनको गिरफ्तार करके रखा गया, और हो सकता है कि कई लंबे समय तक भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अच्छा हुआ ना कि अगर 370 धारा अगर लागू किया गया और उसके ऊपर बवाल विवादित बयान ना दे करके, किसी को भड़का करके, अगर आज के डेट में शांतिपूर्ण वहाँ पे कश्मीर में सब कुछ चल रहा है, लगभग शांतिपूर्ण चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो समय उनका नज़रबंद करना अच्छा था और सही भी था। ठीक है, तो ये हम लोग खुद से नहीं कर रहे, हम लोग तो कोई होते ही नहीं इस तरह की चीज़ों को बताने वाले, क्योंकि इससे बड़े-बड़ी चीज़ों को हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, अच्छे से समझा दिया गया है कि कब क्या कहाँ लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट का जो हम लोग विरोध कर रहे थे, वो रॉलेट एक्ट कभी ना कभी कहीं न कहीं अच्छा काम कर जाता है। इसलिए इसको आज भी निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में हमारे संविधान में जगह मिला है। और आपको पता होगा कि इसलिए संविधान में सब जगह दिया गया, क्योंकि संविधान में साफ-सुथरा है कि कुछ कानून को तोड़ा जाए, कुछ कानून को जोड़ा जाए, कुछ कानून को मोड़ा जाए और अच्छे से जोड़ करके बनाया जाए, ताकि हमारा देश में कानून थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश के अखंडता को कायम रखने के लिए कुछ चीज़ों को ऊँच-नीच कर करके, अच्छे से करके उसको लागू किया गया, जिसमें कभी-कभी अच्छा भी हो जाता है और कभी-कभी बुरा भी हो जाता है। अब बोलेंगे बुरा क्या हो जाता है? तो बुरा कभी-कभी हो जाता है कि सरकार एक समय, मतलब ये इसी के तहत 1977 में इंदिरा गांधी जी लगा दिए थे, विपक्ष के सभी नेताओं को मतलब जेल में डाल दिया गया था। तो उस समय भी कई चीज़ों को देखा गया, इसी नियम को, कानून को लगा कर के वहाँ पे हाउस अरेस्ट, नज़रबंद कर देना, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि बोलता है ना कि गृह मंत्रालय से एडवाइजरी जारी हो जाता है कि इनको बाहर रखना खतरा है। तो जो देश के लिए खतरा हो जाता है या नुकसानदायक हो जाता है, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, ताकि उस समय का माहौल अच्छा हो जाए। माहौल अच्छा करने के लिए ही ऐसा काम किया जाता है, और इसलिए निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अपराध के पहले उसको गिरफ्तार कर करके नज़रबंद कर दिया जाता है कि भाई तू जल्दी चल। नहीं तो अगर वो रहा तो समझ सकते हैं कि बहुत सारा कांड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बिना वारंट का 3 महीने तक उसको रखा जा सकता है, और ये एक तरह का प्रारूप किसका है? रॉलेट एक्ट का रूप दिखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि उस समय था कि बिना कानून, बिना नियम, बिना उसके ऊपर मुकदमा किए उसको उठा के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बहुत ऐसा केस देखने को मिला, वो एक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ भी मिला, ऐसा कि उनको भी नज़रबंद कर दिया गया था। और एक जब सीएए लागू हुआ था और एनआरसी के समय में, तो उस समय भी जब एक कपिल, क्या नाम है, कपिल खान नाम के एक डॉक्टर थे, उनके ऊपर भी थोड़ा-सा इसको उठा करके कुछ समय के लिए रख दिया गया था। तो उनको 3 महीने नहीं, उनको लगभग-लगभग 8 महीने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था, या फिर उनको नज़रबंद बोल सकते हैं, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। कभी-कभी हाउस अरेस्ट भी होता है, यानी कि घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। खाइए-पीजिए, बच्चों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, कोई इंटरनेट, कोई सुविधा प्रयोग नहीं कर सकते, ताकि आप लोगों से कनेक्ट हो सकें, यानी बाहरी लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया गया है आपको समाज से या बाहर से, फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कपिल खान का एक छोटा-सा किस्सा आता है, लगभग-लगभग जब मतलब क्या उसको बोल सकते हैं हम कि जो लॉकडाउन हो रहा था ना, तो लॉकडाउन के समय में भी एक बात आया कि जब सीएए एनआरसी का जब विरोध हो रहा था, तो कपिल खान ने एक छोटा-सा बयान दे दिया था, और कहीं-कहीं जा कर के वो अपना भाषण भी दे रहे थे, लोग उनसे जुड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है, ये हमारे बीच दरार पैदा कर सकती है, ऐसा कुछ कहा गया था। तो देखिए, मीडिया हो, सरकार हो या आम जनता हो, कुछ भी देख के कुछ भी बोल देता है। लेकिन आपको पता है कि जुडिशरी जो होता है, जो न्यायालय होता है, उनके पास ये सब नहीं चलता, वो उनको नियम से चलना पड़ता है। उनको संविधान के अनुसार चलना पड़ता है, और संविधान के अनुसार सब कुछ देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि सच में ये कुछ गलत नहीं बोल रहे थे या गलत नहीं किए, तो वहाँ पे कुछ साबित भी नहीं हो पाया, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। 8 महीने के साथ कैद हुआ था उनका। तो यहाँ पे कहा था कि बिना गलती के भी उनको रख लिया गया। तो यहाँ इसका मिसयूज़ भी कहीं-कहीं देखने को मिल जाता है। शायद ये मिसयूज़ ही हुआ हो, आई डोंट नो, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं इसको। तो निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध के पहले क्यों? 3 महीने बिना वारंट के, बिना किसी गुनाह का, बस सरकार को अगर लगा ऐसा कि आपको हाउस अरेस्ट करना चाहिए या फिर आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं नज़रबंद, या तो
कारागार में डाल देना चाहिए 3 महीने के लिए, उसके बाद ही बिना वारंट के। कोई कानून ने कोई ऐसा नहीं। लेकिन इसमें क्या था कि प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या था कि अपराध के बाद आपको, अगर अपराध सच में किए हैं तो पहले साबित होगा, ठीक है। वारंट आपको बता दिया गया कि आपने चोरी की है भाई, मारपीट किया है, इसलिए वारंट आया है आपके खिलाफ। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने साबित करना पड़ता है। पहले तो पेश करना पड़ता है और साबित करना पड़ता है कि सच में वो अपराध किया है कि नहीं। अगर किया है तो उस अपराध के अनुसार, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि अपराध के अनुसार उसको सजा मिलेगा, और अगर नहीं किया है तो लॉयर उसके लिए लड़ेगा और लड़के उसको बचा लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि लागू भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग टेक्निकल चीज़ों को पढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। नज़रबंद आपको समझ में आया, हाउस अरेस्ट क्या होता है, ये निवारक निरोध के लिए लागू किया जाता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके आधारित, बहुत सारे देश में घटनाएं भी हुई है, जिसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाने का मतलब है कि आपको सिर्फ कहानी सुनाना, और ऐसे इसको आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब इसको लागू किया जाता है। यानी कि अगर सरकार को लगे कि किसी व्यक्ति से उसको हानि है या देश को शायद हानि पहुंच सकती है, तो उसको हाउस अरेस्ट या फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है 3 महीने तक, या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें 370 धारा के समय नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, और सीएए के समय कपिल खान को एक छोटा मोटा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और ये आपको समझ में आ रहा है, ये कॉमन चीज़ है, कॉमन लोगों के साथ भी होता है। किसी ने झगड़ा कर लिया, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, तो उसको एफआईआर हुआ तो उसके लिए वारंट जारी होता है। वारंट के बाद उसको पुलिस उठा लेते हैं। उठाने के बाद सबूत उबूत अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे वकील अपना, समझ सकते हैं आप, कोर्ट में जाकर के वकील सामने साबित कर देता है कि उसने गलती नहीं की। अगर गलती नहीं की है तो फिर डरना किस बात का, ठीक है। तो वकील उसको छुड़ा करके, यानी कि प्रोटेक्शन करेगा किससे, और इस गिरफ्तारी से उसको बचा लेगा। लेकिन उसने अगर गलती की है तो ऑब्वियसली उनको सजा होगा, जैसे कानून में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी है, आइए हम लोग टेक्निकल टर्म्स को भी देखते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं इस दौरान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म को जानते हैं। टेक्निकल टर्म्स इसमें क्या है, देखिए अनुच्छेद 22 में कुछ चीज़ों को जोड़ा भी गया था, ये और भी बड़ा है। इसमें कौन कौन से नियम लागू किए गए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे आपका इससे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया आपका, फिर और भी जो चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे नियम है, हर अलग अलग चीज़ों को जोड़ा गया है। लेकिन हम लोग अनुच्छेद 22 को जो पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ खास बातें थी जो कि मैंने आपको समझाया, और इसी चीज़ को याद भी रखना है, ठीक है, कि अनुच्छेद 22 में क्या क्या बताया गया। 2 तरह का कानून थे, जो कि अगर आप अपराध के बाद, तो आपको पता है पहले इधर वाला, अपराध के पहले यानी कि वो, और बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो जाती है। अगर इसके तहत आपको, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इधर जो था, यानी कि मतलब कि इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, निवारक निरोध, ठीक है। निवारक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो बहुत लंबा लगने वाला है, ठीक है। उसमें कोई मतलब 3 महीने से पहले तो आपको छूटने वाले है नहीं है। और अगर इधर लग जाता था, जिसमें हम लोग पढ़े थे दंडात्मक निरोध के बारे में, तो उसमें आपको ऑप्शन था कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको वहाँ ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, अगर आपको साबित कर दिया गया कि आपने गलत नहीं किया, तो आप छूट सकते हैं। यानी समझ सकते हैं आप कि ये थोड़ा बेहतर है, और उसके तहत नहीं आना चाहिए। कभी कभी आंदोलन के बीच में भी लोग फंस जाते हैं, 3 महीने के लिए उठा के जेल में डाल दिया गया। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे घटनाएं आपको देखने को भारत में मिलेंगी। लेकिन आपको सिर्फ कानून समझना है, और आपको सिर्फ ये समझना है कि आर्टिकल नंबर 22 में क्या बोला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स भी है, जैसे कि पहला इंटेरोगेशन, ठीक है। इंटेरोगेशन में क्या होता है, पूछताछ। आपको पता है कि पुलिस कैसे पूछताछ करती है, तेल दम लगा के डंडा में अच्छा से पूछताछ करती है। और वो क्या करती है, मतलब ऐसे पूछताछ इंटरोगेशन के लिए जनरली पूछताछ करना चाहिए। और पूछताछ का एक सीधा सीधा नियम है कि आपको जिस मैटर पे उठाया गया है, आपको उस पर बैठा करके पूछ लिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं। इसको इंटरोगेशन भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन कस्टडी में लिया जाता है, यानी हिरासत में लिया जाता है, ठीक है। हिरासत में जब लिया जाता है तो उस समय उसको ले जा करके पूछताछ कर करके, अगर उस मैटर पे अगर सच में वो ज़्यादा सस्पेक्टेड है तो उसको पूछ करके उससे सबूत जुटाना या सच चीज़ों को सामने लाने का कोशिश किया जाता है पुलिस के थ्रू। पुलिस क्या करती है, कस्टडी में लेती है। अब देखिए, कस्टडी में लेना यानी हिरासत में लेना, और अरेस्ट करना यानी गिरफ्तार करना, दोनों में बहुत अंतर है। हिरासत का मतलब आप पे कोई चार्जेस नहीं लगाया गया है, आपको कस्टडी में लिया गया है, आपसे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ इंटरोगेशन किया जाता है, यानी कि आपसे उन मैटर के बारे में पूछा जाता है जिस मैटर में आपको ले जाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरोगेशन होता है, पूछताछ अच्छे तरीके से किया जाता है, समझ सकते हैं।
अच्छे तरीके मतलब तेल वाला डंडा लगा कर, समझ रहे ना, वैसा करके नहीं किया जाता है। बस पूछताछ किया, और अगर आपको लगा कि आप बता सकते हैं या नहीं कुछ भी, तो आप कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत समझा करके और वापस घर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर पूछताछ में आपने ना नुकुर किया तो बाकी तो पुलिस का डंडा पता है आपको, ठीक है। तो कस्टडी में यानी हिरासत में, अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के समय में आपको पता है कि क्या किया जाता है, 24 आवर तक थाने में रखा जा सकता है। उसके बाद आपको लेकर के मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है ताकि उसके सामने पेश किया जाए। देखिए पहले क्या था कि ऐसा नहीं था सिस्टम पहले, अब क्या है कि थानों में और अन्य जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, क्योंकि गिरफ्तार किया आज, मारा भर पेट 3-4 दिन तक, उसके बाद बोला तो मैंने उसे कल ही गिरफ्तार किया, बहुत कुछ सेटिंग वगैरह होता था मे बी। लेकिन इसी को सही करने के लिए, कुछ चीज़ों को सही करने, देखिए जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ खराब भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस खराब होते हैं, पुलिस तो दिन रात अपने काम अच्छे ढंग से कर ही रही है, लेकिन उसमें भी कई चीज़ों को, कई लोग थोड़ा शायद गलत होते होंगे, तो उसको उससे बचाने के लिए मतलब जो न्यायालय है हमारा, एक तरह का एक रिपोर्ट या फिर सही चीज़ को रखने के लिए, यानी कि जो कानून है उसको सही तरीके से चलाने के लिए कई सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, ताकि कब गिरफ्तार किया गया, कब ले जाया गया, ये सब चीज़ों का भी विवरण उसको देख सके लाइव फुटेज में, ठीक है। तब समझ सकते हैं लाइव फुटेज में, या फिर फुटेज का एक कॉपी अगर रिकॉर्ड करके रखा जाए तो भी, कि कब कब उसको देखा गया, ठीक है। तो कस्टडी में लिया जाता है, ये एक टेक्निकल टर्म में आता है। टेक्निकल टर्म में मतलब कि पुलिस किस तरह से ले जा करके पूछताछ कर सकती है। तीसरा है अरेस्ट। अरेस्ट के बारे में आपको बता दिए कि 24 आवर तक उसको अरेस्ट कर, गिरफ्तार करके ले गया, उसके बाद उसको पेश किया जाता है, ठीक है। चौथा है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड इधर ठीक था, इंटरोगेशन पूछताछ। पुलिस रिमांड का मतलब 15 दिन के लिए उसको लेके जाया जाता है, भाई हमको रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे दे दीजिए। 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेजा जाता है, ये न्यायालय बोल देता है, मतलब 15 दिन में उसको 15 नतीजा कर दिया जाता है। बहुत मतलब क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं कि सच में मारा ही जाता है, अगर आदमी की तरह बता दे तो अच्छा है, वरना जांच अच्छा से करता है और सबूत जुटाने के लिए इस तरह के लिए 15 दिन तक पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाता है। अब पुलिस रिमांड में है तो आपको पता है कि डिमांड में है आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भगवान ना करे कि कभी किसी को पुलिस रिमांड मिले, पुलिस जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो अपने उसके ऊपर निकाल लेता है। मतलब अगर नहीं बता दिया तब तो ठीक है, फिर तो उसको नहीं मारेगा, अब बाकी उसकी मर्जी, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है, न्यायिक हिरासत। अब कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए पुलिस रिमांड से बेहतर मानते हैं हम कि जुडिशियल कस्टडी है। अगर कोर्ट कह दिया कि इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, यानी कि उसको, फिर गिर गया आज भी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, ठीक है, तो उसको न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, क्यों, ताकि उसका मतलब कि कोई मन ना बदल सके या कुछ ऐसा उसके साथ कुछ गलत ना हो सके, इसलिए कोर्ट उसको बोलता है इसको न्यायिक हिरासत में रखा जाए, ताकि बाद में इसका गवाही या कोई चीज़ को लिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही गलत हो तो उसको सजा भी दिया जा सकता है, कानून के तहत, ना कि अपने मन के तहत, ठीक है। जो हमारे कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार उसको सजा मिलेगा। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स था, कुछ टेक्निकल बातें थी जो कि आपको समझ में आई होगी। हम लोग आज पढ़े आर्टिकल नंबर 22, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 22 को पढ़े हम लोग, और उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो फिर बस लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो संविधान का एक एक आर्टिकल है, भारत के हर एक जनता को और पढ़ने वाले हर एक बच्चे को बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि तभी आप कानून से बच भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और आप गलत करने से बच भी पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपराध करते हैं तो आपको पता है कि अपराध का एक ही मतलब अंजाम होता है। अब क्या अंजाम होता है वो तो कानून बताएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल नंबर 22 यानी अनुच्छेद 22 आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।